के आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन लगातार चक्कर लगा रहा था। यह विमान पिछले 2 घंटे से किसी से भी संपर्क में नहीं था। कंट्रोलर ने 19 बार कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अब हालात गंभीर हो चले थे। शक होने लगा कि कहीं विमान को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है। बिना समय गवाए ग्रीस की वायुसेना ने 2 F-16 फाइटर जेट्स को हवा में भेजा ताकि वे प्लेन की स्थिति का जायजा ले सकें। जब जेट्स ने उस विमान के पास पहुंचकर खिड़की से अंदर झांका तो जो नजारा सामने था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली थी और को पायलट अपनी सीट पर झुके हुए थे, पूरी तरह से बेहोश। प्लेन के भीतर बाकी यात्री भी या तो बेसुध थे या शायद मर चुके थे। सवाल ये उठता है कि एक सामान्य सी उड़ान अचानक इस भयानक स्थिति तक कैसे पहुंच गई। आइए जानते हैं हेलियोस फ्लाइट 522 की इस रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी को। 13 अगस्त 2005 की रात लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से एक बोइंग 737 विमान ने उड़ान भरी। यह फ्लाइट ओलंपिया नाम की थी और साइप्रस के लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी। इस विमान का संचालन हीलियोस एयरवेज कर रही थी, जो एक कम कीमत वाली साइप्रस की एयरलाइन थी और यूरोप के अलग अलग हिस्सों से यात्राएं करवाती थी। उड़ान की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन कुछ देर बाद फ्लाइट क्रू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के पास से आ रही थी। जब जांच की गई तो देखा गया कि दरवाजे के चारों ओर बर्फ जैसी परत बन गई थी। इस बात को तकनीकी लॉगबुक में दर्ज किया गया ताकि लैंडिंग के बाद इंजीनियर इस समस्या की जांच कर सकें। रात 1:25 पर विमान लार्नाका एयरपोर्ट पर उतरा। पायलट ने ग्राउंड इंजीनियर एलन इरविन से कहा कि केबिन के प्रेशर सिस्टम को चेक करो। यह सिस्टम ऊंचाई पर यात्रियों को ऑक्सीजन देने के लिए जरूरी होता है। एलन ने जांच के लिए कंट्रोल को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया, जैसा हमेशा किया जाता है। जांच के दौरान कोई दिक्कत नहीं मिली, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। जांच के बाद कंट्रोल को दोबारा ऑटो पर नहीं रखा गया। कुछ घंटों बाद वही फ्लाइट दोबारा उड़ान भरने जा रही थी, बिल्कुल तैयार, लेकिन एक नजरअंदाज की गई गलती के साथ। अब बात करते हैं उस दिन की जब सब कुछ बदलने वाला था, यानी 14 अगस्त 2005 की। हर किसी के लिए ये एक आम दिन था। 3:15 पर फ्लाइट 522 को उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई। ये फ्लाइट साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट से एथेंस होते हुए प्राग जा रही थी। आज कॉकपिट में मौजूद थे 2 अनुभवी पायलट, 59 साल के कैप्टन हांस जोर्गन मर्टन और 51 साल के फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस हेरोलाम्बोस। दोनों के पास कुल मिलाकर 23,000 घंटे से भी ज्यादा का उड़ान अनुभव था। फ्लाइट में कुल 115 यात्री थे, जिनमें कई छोटे बच्चे और परिवार शामिल थे। 4 केबिन क्रू और 2 पायलट की टीम इस छोटी सी सुबह की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी बातें छुपी थीं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल इन दोनों पायलट्स का अतीत कुछ खास भरोसेमंद नहीं था। कैप्टन हांस जोर्गन मर्टन को पहले ब्रिटिश एयरलाइन Jet2.com से निकाल दिया गया था, क्योंकि वे बार-बार सेफ्टी रूल्स तोड़ते थे और जरूरी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते थे। इसके बावजूद हीलियोस एयरवेज ने उन्हें बिना किसी गहरी जांच के दोबारा कॉकपिट में बैठा दिया और फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस भी ज्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं थे। उन्हें काम जल्दी निपटाने की आदत थी और वे खुद कई बार कैप्टन हांस जोर्गन मर्टन की लापरवाहियों की शिकायत कर चुके थे। ऐसे में टीम की शुरुआत ही सवालों से घिरी थी। सुबह 5 बजे तक कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और बाकी क्रू एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे ताकि टेक ऑफ से पहले की सारी तैयारियां पूरी की जा सके। लेकिन उस दिन कुछ क्रू मेंबर्स अचानक बीमार पड़ गए, जिससे फ्लाइट टीम को पूरा करने में दिक्कत हुई। आखिरकार 2 नए फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाया गया, लुइसा वोल्टेरा और एंड्रियास प्रोड्रोमो। शुरू में एंड्रियास इस फ्लाइट पर ड्यूटी लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड लुइसा उसी फ्लाइट पर तैनात है, उन्होंने बिना देर किए हाँ कह दिया। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा फैसला कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। जैसे जैसे यात्री विमान में चढ़ने लगे, कॉकपिट में दोनों पायलट्स नियमित प्री फ्लाइट चेकलिस्ट पर काम करने लगे। हर फ्लाइट से पहले ये चेकलिस्ट एक जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें हर बटन, हर स्विच और सिस्टम को ध्यान से चेक किया जाता है ताकि उड़ान पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन उस सुबह फ्लाइट थोड़ी देर से चल रही थी और इसी जल्दबाजी में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने चेकलिस्ट को तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया। इसी हड़बड़ी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने ध्यान
नहीं दिया कि केबिन प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर अभी भी मैनुअल पर था, जबकि उसे ऑटो पर सेट किया जाना चाहिए था। सुबह 6:07 पर यानी तय समय से 10 मिनट की देरी से फ्लाइट 522 ने लारनाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। शुरुआती कुछ मिनट सामान्य थे, मौसम साफ था और विमान आसमान में ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा था। उड़ान के 4 मिनट बाद ग्राउंड कंट्रोल ने फ्लाइट को 34,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक चढ़ने की अनुमति दे दी। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे विमान ऊपर उठता गया, केबिन में हवा प्रेशराइज नहीं हो रही थी। इसका मतलब था कि अंदर की हवा पतली होती जा रही थी और ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही थी। उड़ान भरने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कॉकपिट में एक अजीब अलार्म बजने लगा। ये केबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म था, जो तभी बजता है जब केबिन में ऑक्सीजन का स्तर इतने खतरनाक हद तक गिर चुका हो कि तुरंत मास्क पहनना जरूरी हो जाए। लेकिन बात हैरानी की थी, क्योंकि ये अलार्म उस वक्त बजा जब फ्लाइट क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर थी। इतनी ऊंचाई पर इस अलार्म का बजना दोनों पायलट्स को चौंका गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या गड़बड़ हो रही है। अब सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगा था और वक्त बहुत कम बचा था। कॉकपिट में अफरा तफरी मची हुई थी और प्लेन के अंदर यात्री घबराए हुए थे। क्रू मेंबर्स उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद उनके चेहरों पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। कॉकपिट में पायलट बार बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद मिनटों बाद प्लेन का एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। अब ग्राउंड कंट्रोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रेडियो कॉल्स, और इसलिए कंट्रोल रूम लगातार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार जवाब में बस सन्नाटा ही मिला। अब ये फ्लाइट एक आम उड़ान नहीं रही, ये बन चुकी थी एक रहस्यमयी उड़ान जिसकी मंजिल अब किसी को नहीं पता था। इस विमान को सुबह 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन 9:23 तक ये 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 9:37 पर यह फ्लाइट एथेंस के एयर स्पेस में दाखिल हो गया, लेकिन किसी भी पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 10:12 से 10:50 के बीच लगातार रेडियो कॉल्स किए गए, लेकिन कॉकपिट पूरी तरह खामोश था। असल में दोनों पायलट्स हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे। ये एक खतरनाक मेडिकल स्थिति होती है जिसमें शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके असर से सबसे पहले नजर कमजोर होती है, फिर दिमाग सुस्त और भ्रमित हो जाता है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। क्योंकि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था, इसलिए ऑक्सीजन की कमी का असर उन पर बहुत तेजी से हुआ। अब घड़ी में 10:45 हो चुके थे, वही वक्त जब प्लेन को जमीन पर उतरना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, विमान गया कहां? और उससे भी डरावना सवाल, जो लोग उस विमान में थे, क्या वो अब भी जिंदा थे? जब फ्लाइट 522 से आखिरी बार संपर्क हुए 16 मिनट बीत चुके थे, तब तक विमान एथेंस के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। इसके बाद करीब 40 मिनट तक न सिर्फ एटीसी बल्कि आसपास उड़ रहे कई और विमानों ने भी बार बार विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिली। अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर 30 से ज्यादा कॉल्स की गईं, लेकिन सब बेकार रहीं, क्योंकि बाहर से प्लेन एकदम नॉर्मल उड़ान में दिख रहा था। इसलिए ग्राउंड कंट्रोल को यही लगा कि शायद प्लेन के रेडियो सिस्टम में कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे शक और गहरा गया। फ्लाइट 522 ने पहले तो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लैंडिंग की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी अचानक वो मुड़ा और उसी रास्ते पर लौटने लगा जहां से वो आया था। इसका मतलब था कि अब प्लेन एक ऑटोमेटिक होल्डिंग पैटर्न में घूम रहा था, यानी एक ऐसा रास्ता जिसे सिस्टम तब खुद चुनता है जब कोई लैंडिंग मिस हो जाती है। ऐसा होता देख जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को अब ये साफ हो गया कि इस प्लेन के साथ कुछ बहुत गड़बड़ है। और ठीक इसी बीच हजारों फीट ऊपर उस प्लेन के अंदर जो कुछ हो रहा था उसे हम शायद कभी पूरी तरह समझ न सके, लेकिन एक बात तय है, वहां डर, घबराहट और बेबसी का माहौल रहा होगा। केबिन क्रू अपनी सीटों पर बैठा बस एक ही उम्मीद कर रहा होगा कि पायलट अब कोई इमरजेंसी डिसेंट शुरू करे, यानी प्लेन को नीचे लाएं ताकि सबकी जान बच सके। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रू को अच्छी तरह पता था कि ऑक्सीजन मास्क में बस
कुछ ही मिनटों की सांसें होती हैं और अब हर बीतता पल उनकी आखिरी उम्मीद को भी साथ ले जा रहा था। जमीन पर बैठे अफसर अब समझ चुके थे कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जैसे ही अनहोनी की आशंका हुई, उन्होंने तुरंत 2 तेज और ताकतवर F-16 फाइटर जेट्स को फ्लाइट 522 की तलाश में भेजा। कुछ ही मिनटों में ये फाइटर जेट्स उस प्लेन के पास पहुंच गए। उनमें से एक जेट बेहद पास जाकर उड़ने लगा ताकि देखा जा सके कि अंदर क्या चल रहा है। जब फाइटर जेट के पायलट ने ध्यान से देखा तो को पायलट की सीट पर कोई बैठा जरूर था, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो बेहोश हो। कैप्टन अपनी सीट पर लुढ़के हुए थे, शायद होश में नहीं थे, या फिर उससे भी बुरा। फाइटर जेट फिर थोड़ा पीछे हटा और प्लेन की पिछली खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो नजारा दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरे प्लेन में कोई भी हिला तक नहीं, न किसी ने खिड़की से देखा, न किसी ने हाथ हिलाया, बस सन्नाटा था, जैसे प्लेन में सब कुछ बिल्कुल शांत और थमा हुआ हो। फिर करीब 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे केबिन से कॉकपिट की ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल वह आदमी पायलट की सीट पर बैठा नजर आया। फाइटर जेट का पायलट उसे इशारों से उसकी हालत पूछने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शायद ऑक्सीजन की कमी या थकावट के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पाया। बस 1 मिनट बाद, यानी 11:50 पर बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान बाईं ओर झुककर तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट की सीट पर बैठा वह शख्स विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब फ्लाइट 522 मौत के बेहद करीब था। इस दौरान कॉकपिट के रेडियो पर बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज में एक पुकार सुनाई दी। Flight 5. लेकिन अफसोस, रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर था। उस इंसान की ये आखिरी कोशिश किसी भी काम नहीं आई। वो जैसे शून्य में बोल रहा था। बाद में जब क्रैश साइट से वॉइस रिकॉर्डर मिला, तब जाकर दुनिया को ये पता चला कि वो इंसान आखिरी पल तक लड़ता रहा। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसका दूसरा इंजन, यानी दायां इंजन भी बंद हो गया। उस इंसान ने एक आखिरी बार F-16 फाइटर जेट पायलट्स की तरफ देखा, धीरे से हाथ उठाया और नीचे की ओर इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो अब कुछ नहीं बचा। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। जमीन पर मौजूद टीमें कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ समय बाद ये प्लेन एथेंस से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों से टकरा गया। जरा सोचिए उस दर्दनाक पल को जब प्लेन पहाड़ से टकराया होगा। वो 121 मासूम लोग जिनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, और उस फाइटर जेट के पायलट्स की मनोस्थिति जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। यह एक ऐसा मंजर था जो शायद उनकी आंखों में हमेशा के लिए छप गया होगा। हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मृतकों के शवों को एक एक कर बाहर निकाला गया। लेकिन जब कुछ शवों की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ज्यादातर यात्रियों और पायलट्स की मौत प्लेन क्रैश से पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि विमान बिना किसी सक्रिय पायलट के लगभग 2 घंटे तक हवा में उड़ता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब असली पायलट्स मर चुके थे तो फिर इतने समय तक प्लेन को आखिर कौन संभाल रहा था? इसका जवाब मिलता है उस बहादुर शख्स में जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। जी हाँ, वही एंड्रियास जिन्होंने आखिरी समय तक फ्लाइट को संभालने की कोशिश की थी। उन्हीं की टूटी फूटी आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची थी, जिसमें उन्होंने कम से कम 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। एंड्रियास के पास यूके का कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन उनके पास बोइंग 737 जैसे बड़े और जटिल विमान को उड़ाने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हालात का मुकाबला किया और उस प्लेन को एक घनी आबादी वाले इलाके से दूर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ मोड़ने में सफल रहे। करीब 15 महीने बाद ग्रीस सरकार ने इस हादसे की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि इस भयानक दुर्घटना की सबसे बड़ी और असली वजह सिर्फ एक बटन था, प्रेशराइजेशन बटन, जिसे ऑटो मोड पर होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैनुअल मोड में छोड़ दिया गया। जैसे जैसे प्लेन आसमान में ऊपर उड़ता गया, वैसे वैसे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी, जिससे यात्रियों को चक्कर आने लगे, सिर भारी लगने लगा और सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। उसी दौरान कॉकपिट में एक
एक अलार्म बजा, लेकिन पायलट ने उसे एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी समझा, जबकि असल में वो अलार्म इस बात की चेतावनी दे रहा था कि प्लेन में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। लेकिन इस बात को समझने में देर हो गई। सरकार ने इसे इंसानी गलती माना। असल में जिम्मेदारी उन इंजीनियरों की थी जिन्होंने प्लेन की सर्विसिंग के बाद इस बटन को ऑटो मोड में नहीं किया और न ही पायलट को इसकी जानकारी दी। अगर सिर्फ ये एक बटन सही मोड में होता तो शायद आज 121 लोग जिंदा होते। हीलियोस एयरवेज ने इस हादसे के बाद भी कुछ समय तक उड़ानें जारी रखीं, लेकिन नवंबर 2006 में भारी नुकसान के चलते कंपनी को बंद करना पड़ा। साल 2007 में मृत यात्रियों के परिवारों ने बोइंग कंपनी पर 7 अरब 38 करोड़ रुपए का केस कर दिया। उनका आरोप था कि कॉकपिट में 2 अलग अलग खतरनाक स्थितियों जैसे ऑक्सीजन की कमी और टेक ऑफ वार्निंग के लिए एक ही जैसा अलार्म था, जो एक बड़ी तकनीकी गलती थी। बाद में यह मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया। 2008 में हीलियोस कंपनी के 4 अधिकारियों पर केस चला। 2012 में उन्हें दोषी करार दिया गया और बाकी लोगों ने जुर्माना भरकर जेल की सजा से बच लिया। आज भी इस हादसे को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। कई लोगों का मानना है कि पूरा इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां अब एक मेमोरियल बनाया गया है जो उन 121 मासूम लोगों की याद दिलाता है जिनकी जान एक छोटी सी गलती के कारण चली गई। ये मेमोरियल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सवाल भी है, एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो ये मौका आपके लिए है। हम एक ऐसे क्रिएटिव एडिटर की तलाश में हैं जो हमारी कहानियों को और भी ज्यादा असरदार बना सके। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें। जल्दी करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।